नमस्कार, आप देख रहे हैं NOI 24 हिंदी चैनल। इस बुलेटिन की अहम और बड़ी खबरों की नजर डालते हैं। चलते हैं सबसे पहले पहली और अहम खबर की तरफ। भारत जापान शिखर सम्मेलन में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, कहा कानून समस्त हिंद प्रशांत क्षेत्र भारत और जापान की प्राथमिकता है। भारत और जापान के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति को लेकर दोनों नेताओं के बीच काफी विस्तार से बात हुई। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, समृद्ध और कानून आधारित बनाने की साझा प्रतिबद्धता भी जताई है, जो क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, समृद्ध और नियम आधारित बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत और जापान विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं और क्षेत्र की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व बाजार अर्थव्यवस्थाओं के रूप में दोनों देश मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। अब बात करते हैं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बारे में। राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर लगाए गंभीर आरोप, निष्पक्ष जांच की उठाई है मांग। भगवान श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और ट्रस्ट से जुड़े मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के साथ केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने कथित रूप से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। मामले को दबाने का प्रयास किया गया है। केजरीवाल ने दावा किया कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री मोदी की देखरेख में हुआ था और ट्रस्ट के अध्यक्षों और सदस्यों का चयन भी उनकी सहमति से किया गया था। उन्होंने कहा कि ऐसे में यदि मंदिर से जुड़े किसी कथित वित्तीय अनियमितताओं में जमीन खरीद और चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप सामने आते हैं तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या देश की जनता को भरोसा है कि इस मामले में वास्तविक दोषियों पर कार्रवाई पहुंचनी चाहिए। अब बात करते हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान की। पंजाब के सीएम भगवंत मान बेंगलुरु में करेंगे व्हिप शयाना, एक हफ्ते तक नहीं करेंगे कोई सरकारी कार्यक्रम। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक सप्ताह के लिए प्राकृतिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम के लिए बेंगलुरु रवाना हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार वे करीब 7 दिनों तक निजी प्राकृतिक चिकित्सा में रहेंगे और इस दौरान प्राकृतिक उपचार, शरीर की शुद्धि, योग, ध्यान और विशेष खान पीन के माध्यम से उनके स्वास्थ्य में सुधार पर ध्यान दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री पिछले कुछ समय से लगातार राजनीतिक कार्यक्रमों, प्रशासनिक बैठकों और विभिन्न सरकारी गतिविधियों में व्यस्त रहे हैं। लगातार कामकाज और यात्रा के कारण उन्हें पहले भी थकान की शिकायत हुई थी। इसके बाद चिकित्सकों ने उन्हें कुछ समय के लिए आराम करने और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी थी। इसी सलाह के आधार पर उन्हें एक सप्ताह का यह स्वास्थ्य कार्यक्रम तय किया गया है। इसी बीच अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां एमपी के सीएम मोहन यादव ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को दी बधाई, उपलब्धियों से भरा बताया 1 साल का कार्यकाल। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व का 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। सीएम मोहन यादव ने उनके कार्यकाल को संगठन के लिए उपलब्धियों भरा बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में बीजेपी संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती मिली है। इसके साथ ही कई अहम संगठनात्मक कार्य सफलतापूर्ण पूरे हुए हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसके समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम, मेहनत और संगठन के प्रति उनकी निष्ठा के कारण भाजपा लगातार जनसेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए अपने संकल्प को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हेमंत खंडेलवाल ने संगठन को सशक्त बनाने की दिशा में कई प्रभावी पहल की है और इसका सकारात्मक असर पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। वहीं अगली खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। यहाँ यूपी में बिजली बिल पर बड़ा फैसला, ई रिक्शा और ईवी चार्ज करने वालों पर पड़ेगा इसका असर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। राज्य में लगातार 7वें साल बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इसके अलावा ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर दिन के समय चार्जिंग करने पर 20% की छूट दी गई जाएगी और योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को लगातार 7वें साल बिजली बिल में
राहत दी है। और वर्ष 2026-27 की अगर बात की जाए तो बिजली की दरें जो है वो पिछले वर्ष की तरह समान रखी गई हैं। यह फैसला आम उपभोक्ताओं, किसानों और छोटे उद्योगों और व्यवसायों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर भी छूट की घोषणा की है। दिन के समय पर जब पीक आवर्स को छोड़कर ईवी चार्जिंग पर 20% तक की छूट मिलेगी। इससे ईवी उपयोगकर्ताओं को लाभ मिलेगा, प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का कहना है कि बिजली दरें स्थिर रखने का फैसला उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं बढ़ाना, आर्थिक संतुलन को बनाए रखने की दिशा में उठाया गया है। ईवी चार्जिंग पर दी गई छूट से प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार पहले से ही ईवी नीति के तहत विभिन्न प्रोत्साहन दे रही है। अब नई छूट से ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलने वाले उद्यमियों को बड़ा फायदा होगा। बिजली दरें ना बढ़ने, ईवी चार्जिंग पर छूट की घोषणा ने आम उपभोक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ा दी है। अब बात करते हैं तमिलनाडु के विजय सरकार की। क्या विजय सरकार पर मंडरा रहा है कोई खतरा? विधायक को 35 करोड़ का ऑफर आया, जिसमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। जानते हैं पूरी खबर इस बुलेटिन में। तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों विधायकों की खरीद को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री विजय की अगुवाई वाली तमिलनाडु टीवी के सरकार ने विपक्षी द्रविड़ यानी कि डीएमके पर अपने विधायकों को तोड़कर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। हालांकि डीएमके ने इन आरोपों को पूरी तरह से फेक बताया है और राजनीति ड्रामा करार दिया है। विवाद की शुरुआत टीवी के विधायक की शिकायत से हुई, जिसने पुलिस को बताया कि विधानसभा में एक विशेष प्रस्ताव पर मनचाहे तरीके से मतदान देने के बदले 35 करोड़ रुपए देने की पेशकश की गई थी। विधायक का आरोप है कि प्रस्ताव ठुकराने पर उन्हें धमकियां मिल रही हैं और पूरे मामले की जांच को लेकर उजागर न करने की चेतावनी भी दी गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। तेजस्वी यादव बोले, मैसेज भेजा गया तभी तो सीएम सम्राट चौधरी के कहने पर हुआ था भरत तिवारी का एनकाउंटर। जानते हैं पूरी खबर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर को लेकर सरकार पर हमला बोल दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए आरजेडी नेता ने दावा किया कि सीएम सम्राट चौधरी के कहने पर यह एनकाउंटर हुआ है। दरअसल तेजस्वी यादव ने 2 जुलाई 2026 को मीडिया से बात करते हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर और सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। इस पर उन्होंने कहा कि सरकार दिखावटी कार्रवाई कर रही है, यहाँ जो भी अपराधी है उसका संरक्षण मिलता है, सुनवाई और कार्रवाई नहीं होती। तेजस्वी यादव ने आगे आकर कहा, हम तो बता रहे हैं कि बिना मुख्यमंत्री की अनुमति से किसी की हिम्मत नहीं है कि वो गृह मंत्री ही चाहे हो, चाहे सम्राट चौधरी ही हो, बड़े अधिकारियों के द्वारा मैसेज भेजा गया तभी तो एनकाउंटर हुआ है। इसी के बीच अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ नजर डालते हैं। बेंगलुरु में आईएसआरओ मुख्यालय बम से उड़ाने की धमकी दी गई, पूरा परिसर खाली करवा लिया गया। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि आईएसआरओ के मुख्यालय बेंगलुरु में गुरुवार को बम की धमकी मिलने पर हड़कंप मच गया। एक ईमेल के जरिए बम की धमकी भेजी गई थी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे परिसर को खाली करवा लिया है। इस घटना से वैज्ञानिकों और कर्मचारियों में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने तलाशी अभियान शुरू किया। अभी तक किसी भी स्प्रिंग वस्तु या बम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां धमकी को बेहद गंभीरता से ले रही हैं। इस घटना ने क्षेत्र के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आईएसआरओ मुख्यालय में एक ईमेल मिला था जिसमें बम होने की धमकी दी गई थी। ईमेल मिलते ही अधिकारियों ने तुरंत इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू कर दिए थे। पूरे परिसर की अगर बात की जाए तो उसे खाली करवा लिया गया। आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। अगली बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां अमेरिका के एक होटल में आग लग गई। गुजरात के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य के वुस्टर शहर में एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहाँ स्थित इकोनो लॉज मोटल में लगी भीषण आग से गुजरात के खेड़ा जिले के नडियाल निवासी एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई है। इस हादसे ने परिवार के साथ साथ पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है। मृतकों की पहचान हितेश भाई सुधार, उनकी पत्नी हीनाबेन सुधार और 20 वर्षीय बेटी ईशानी सुधार के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक यह परिवार करीब 2 साल पहले बेहतर भविष्य की तलाश में अमेरिका गया था और वहीं बस गया था। हितेश भाई उसी होटल में काम करते थे और उनका परिवार भी मोटल परिसर में ही रहता था। बताया जा रहा है कि रविवार देर रात करीब 1:30 बजे जब आग लगी, तब आग इतनी तेजी से फैली कि जिसके बाद परिवार कमरे में ही फंसा रह गया। खतरे को भागते हुए उन्होंने फ्रंट डेस्क पर फोन करके मदद मांगी, पर मिली जानकारी के अनुसार फ्रंट डेस्क ने उन्हें सलाह दी कि वे कमरे में बाथरूम में चले जाएं और पानी चालू रखें, वहीं सुरक्षित रहने की कोशिश करें ताकि धुएं और आग से बचा जा सके। परिवार ने निर्देशों का पालन करते
करते हुए खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और बचाव दल का इंतजार करने लगे, पर हकीकत कुछ और निकली कि उनकी मौत हो गई। अगली बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां राजस्थान में ब्लड सेंटरों की होगी जांच, गड़बड़ी मिली तो लाइसेंस होगा रद्द। राजस्थान में ब्लड सेंटरों की लापरवाही पर अब स्वास्थ्य विभाग सख्त कार्रवाई के मूड में है। चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने निर्देश दिए हैं कि सरकारी, निजी और गैर सरकारी सभी ब्लड सेंटरों का विशेष निरीक्षण किया जाएगा। जहां भी मानकों का उल्लंघन और गंभीर अनियमितता मिली, वहां ब्लड सेंटर का लाइसेंस निलंबित या फिर रद्द कर दिया जाएगा। यदि किसी मामले में चिकित्सक की जिम्मेवारी तय होती है तो उसका पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है। राजस्थान मेडिकल काउंसिलिंग को भी अनुक्षा भेजी जाएगी। RMSCL भवन में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मरीजों को सुरक्षित रक्त उपलब्ध करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए ब्लड स्टोरेज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की पालना और गुणवत्ता नियंत्रण और कर्मचारियों के नियमित परीक्षण को सख्ती से लागू किया जाए। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। लॉकअप 2 में लगाई गई सितारों की क्लास, कंगना रनौत का तीखा हमला धीरज पर, बोले शाहरुख खान का ऐस भी नहीं हो तुम। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इन दिनों लॉकअप सच या सजा का सीजन 2 ट्रेंड कर रहा है। सीजन के अपकमिंग एपिसोड का धमाकेदार प्रोमो हाल ही में रिलीज किया गया है, जिसमें फराह खान, रितेश देशमुख के अलावा इस बार स्टार्स की क्लास कंगना रनौत भी लगाने वाली हैं। शो के टीजर में एक्ट्रेस राम कपूर, श्रेया और धीरज को खरी खोटी सुनाते हुए नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने टीवी एक्टर धीरज पर हमला बोलते हुए उन्हें गेम सुधारने की राय भी दी। कंगना रनौत लॉकअप सच या सजा सीजन 2 के अपकमिंग एपिसोड में सिर्फ धीरज की क्लास नहीं लगाएंगी, बल्कि श्रेया को उनके घटिया गेम के लिए भी वार्न करेंगी। शो के अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो में कंगना रनौत एक्टर धीरज को कहती हुई नजर आ रही है कि तुम खुद को शाहरुख खान कह रहे हो, तुम्हारे अंदर शाहरुख खान का एस भी नहीं है यार, तुम्हारे अंदर मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी ही नहीं है। साइड में तुम्हें पूरी तरह से साइड लाइन किया जा रहा है। कंगना यही नहीं रुकी, उसके आगे उन्होंने कहा कि तुम्हें खुलकर बोलने की जरूरत है, अपने गेम की कमान अपने हाथ में लेनी चाहिए। कंगना ने सिर्फ धीरज बवार नहीं किया, बल्कि लॉकअप 2 के लेटेस्ट एपिसोड में श्रेया को भी अपना बिहेवियर संभालने की सलाह दी है। कंगना के गुस्से से राम कपूर भी नहीं बच पाए। एक्ट्रेस ने कहा कि राम जी को ये गेम इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस जेल के लिए आप बहुत बड़े हैं तो फिर आप यहाँ आए ही क्यों हैं, आपकी बेवकूफी दिखाने के लिए आए हैं। कभी कंगना की बातों का जवाब देते हुए राम कपूर ने कहा कि वो सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, समय आने पर वो अपनी सच्चाई कबूल कर लेंगे। यहाँ बैठे किसी को भी इंसान से बेहतर तरीके से वो सच्चाई कबूल करेंगे। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। नीट और जेईई एंट्रेंस एग्जाम में 12वीं बोर्ड का मिल सकता है 50% वेटेज। नीट और जेईई एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न में बड़ा बदलाव हो सकता है। एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर पर बोर्ड एग्जाम में मिले नंबरों को 50% तक वेटेज दिया जा सकता है। अभी इस फैसले पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस संभावना पर इसलिए विचार किया जा रहा है ताकि किसी भी एग्जाम का बहुत ज्यादा दबाव कम किया जा सके, चाहे वह मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग एडमिशंस के लिए एंट्रेंस टेस्ट हो या बोर्ड एग्जाम। यह कदम एग्जाम सिस्टम में हुई गड़बड़ियों जैसे मूल्यांकन में गलतियां या फिर पेपर लीक के बाद उठाया जा रहा है। इससे प्रवेश परीक्षा के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए थे। अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में खबर मिले कि बोर्ड के नंबरों के 50% वेटेज नीट और जेईई के एग्जाम के लिए एंट्रेंस एग्जाम में वेटेज मिल सकता है। अगली बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां अयोध्या में लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर कंटेनर से टकराई स्कॉर्पियो, 3 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर अनियंत्रित स्कॉर्पियो खड़ी कंटेनर में पीछे से जा टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। स्कॉर्पियो दिल्ली से सिद्धार्थ नगर जा रही थी। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और घटना रोनाही में गायागंज के पास हुई है। पुलिस ने स्कॉर्पियो सवार 7 लोगों को इलाज के लिए CSC सोहावल पहुंचा दिया है, लेकिन रास्ते में 3 लोगों की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। थाना प्रभारी रतन शर्मा ने बताया कि छपिया मक्सकनवा निवासी राधेश्याम, पत्नी पिंकी, बेटी परी, बेटा गोलू, सिद्धार्थ नगर चैतन्या, मिशौलिया निवासी दुर्गेश गुप्ता, उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी व बेटे अभिषेक के साथ निमंत्रण में दिल्ली गए थे और स्कॉर्पियो अभिषेक चला रहा था। वापसी में सभी सिद्धार्थ नगर जा रहे थे। रास्ते में कार अनियंत्रित होकर खड़े कंटेनर से जा टकराई। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया। रास्ते में राधेश्याम की पत्नी पिंकी, पुत्री परी और दुर्गेश गुप्ता की मौत हो गई है। अभिषेक, विजय लक्ष्मी और राधेश्याम व गोलू की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। एयर इंडिया की तरफ से एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। ओमान और कुवैत जाने वालों के लिए गुड न्यूज है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने फिर से वेस्ट
एशिया की उड़ानें शुरू कर दी हैं। पश्चिम एशिया जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने वेस्ट एशिया के सभी डेस्टिनेशन के लिए सर्विस शुरू कर दिया। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 2 जुलाई को घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान युद्ध के कारण सुरक्षा कारणों से रोक दी गई सभी उड़ानें पूरी तरह से बहाल कर दी गई हैं। इसमें ओमान के कुवैत भी शामिल है। एयरलाइन की इस बहाली से खाड़ी देश में काम करने वाले भारतीय प्रवासी कामगारों, खास करके केरल, कर्नाटक के यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि सभी उड़ानें 2 जुलाई से फिर से शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही कोझिकोड कुवैत सेवाएं 3 जुलाई से बहाल होंगी, जबकि बेंगलुरु कुवैत उड़ानें 4 जुलाई से संचालित होगी। एयरलाइन ने स्पष्ट किया कि शुरुआती दिनों में उड़ानों की संख्या जो है वो सीमित रह सकती है, जिसे बाद में धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां दतिया चुनाव घोषित होते ही बीजेपी ने ठोकी जीत की ताल। विजय वर्गीय बोले, उम्मीदवार भी उतारेंगे और जीतेंगे भी। दतिया विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होते ही मध्य प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम जारी किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सीट जीतने का दावा भी कर दिया है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने साफ किया कि भाजपा दतिया उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेंगे भी और जीत भी दर्ज करवाएंगे। हालांकि पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के चुनाव लड़ने की संभावना पर उन्होंने फिलहाल कोई टिप्पणी करने से बचाव करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार का फैसला पार्टी नेतृत्व करेगी। वहीं कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर भी विजयवर्गीय ने पलटवार किया है और निर्वाचन आयोग के फैसले का समर्थन दिया। दतिया विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही भाजपा ने चुनावी मूड दिखाना शुरू कर दिया है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि पार्टी का उम्मीदवार ही दतिया सीट से विजयी होगा। विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा संगठन और कार्यकर्ता चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद।